दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में आई एक सच्ची घटना पर आधारित द रेलवेमैन सीरीज को। ये सीरीज साल 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई एक गैस दुर्घटना पर बनाई गई है। इस गैस की वजह से 16,000 से अधिक लोगों की जान गई है और 2 लाख लोग इससे प्रभावित हो गए थे। अपनों को खोने का दर्द सिर्फ उन्हें ही पता होगा जिन्होंने उस गैस की वजह से अपनों को खोए हैं। लोग आज भी उस रात को याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर ये गैस दुर्घटना कैसे हुई थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाती है तो एक लाइक जरूर करना और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देख के जाना। कहानी शुरू होती है गैस लीक होने के 16 घंटा पहले से, जहां भोपाल जंक्शन के स्टेशन मास्टर इफ्तिखार सिद्दीकी को एक बुरा सपना आता है और वो नींद से जाग जाते हैं। उसके बाद वो नहा धो के अपने पत्नी से चाय मांगते हैं। उनका बेटा नवाज जो अभी बेरोजगार है, सिद्दीकी साहब चाहते हैं कि वो भी उनकी तरह सरकारी नौकरी करे, पर नवाज अपने पिता की सुने तब ना, क्योंकि वो नहीं चाहता कि काले कोट पहन के सरकार को जी हुजूरी करे। नवाज अपने पिता से कहता है, कल मेरा इंटरव्यू है यूनियन कार्बाइड में। पिता कहते हैं कि आप ऐसी जगह काम करेंगे जहां ना कोई उसूल और ना कोई काम करने के तौर तरीके सिवाय एक पैसे के। ये कहकर सिद्दीकी साहब अपने काम पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस कार्बाइड फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ कर्मचारी के बीच अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि MIC 100 डिग्री तक पहुँच गया है। MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। फिर यहाँ आते हैं कमरुद्दीन जो इस फैक्ट्री में इंजीनियर है। वो तुरंत MIC टैंक चेक करते हैं। अगर ये गर्म हो तो फट सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ठंडा होता है, यानी वो मीटर खराब हो चुका है। कमरुद्दीन कहता है कि उसे उठाकर फेंक दो और अगली बार बिना चेक की अलार्म मत बजाना। तब वहाँ पर आते हैं फैक्ट्री के जनरल मैनेजर मिस्टर मेडसन, जो सभी कर्मचारी को चेतावनी देते हैं कि अगली बार इस अलार्म तब तक मत बजाना जब तक यहाँ कोई मर ना जाए, और जिसने भी इस अलार्म को बजाया उसे काम से निकालो। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेडसन कितना हरामी हो सकता है। अब गैस लीक होने के 15 घंटा पहले कुआवत नाम का एक पत्रकार उस कार्बाइड फैक्ट्री के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। वो इमाद रियाज नाम के एक लड़के से मिलता है जो पहले कार्बाइड फैक्ट्री में काम किया करता था। अब उसे रेलवे में नौकरी मिल गई है। इमाद कहता है कि ये फैक्ट्री कीड़े मारने की दवा बनाता है, यानी MIC। ये अब यही बनता है, पर पहले ये अमेरिका से आता था और बंदरगाह से फैक्ट्री तक लाने का काम मेरा था। ये फैक्ट्री के सबसे खतरनाक केमिकल है। सीमेंट में गाड़ के रखा जाता है इसे। 40 टन के 3 टैंक है फैक्ट्री में। अगर इसमें एक बूंद भी पानी मिल जाता है तो हवा जहर बन सकता है। सांस ली और काम तमाम। ये गैस इंसानों की आंखों और फेफड़ों पर असर करती है। उधर कमरुद्दीन मेडसन से बात करता है कि फैक्ट्री के बहुत से सामान पुराने हो चुके हैं जिन्हें बदलना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो किसी भी वक्त हम हादसे का शिकार हो सकते हैं। फिर मेडसन कहता है कि ये फैक्ट्री 4 सालों से घाटे पर चल रही है। इस बारे में मैं अपने सीनियर से बात करूंगा, फिलहाल जाके तुम कर्मचारी को समझाओ। उधर कुआवत इमाद को एक पुरानी तस्वीर दिखाता है और कहता है कि तुम इन्हें पहचानते हो। फिर इमाद कहता है कि ये 1982 में आए थे फैक्ट्री की तहकीकात करने और फैक्ट्री में काम करे कर्मचारी की भी सेफ्टी के बारे में बात की थी। फिर भी कुछ बदलाव नहीं किया गया और एक दिन गैस लीक हुआ और अंसारी की मौत हो गई। इमाद कहता है कि ये मेरे बड़े भाई की तरह थे। उधर स्टेशन मास्टर अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं और प्रसाद से पूछते हैं कि कम्युनिकेशन का काम हो गया है। प्रसाद झूठ बोलता है कि हाँ सर, हो गया। फिर वो खुद मैग्नेटोफोन उठाते हैं और चेक करने चले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वर्कर बैठकर पत्ते खेल रहे थे। ये देख वो प्रसाद से कहते हैं कि दूसरे वर्कर को बुला लो और इस काम को जल्द से जल्द पूरा करो, क्योंकि ये सेफ्टी का सवाल है। दूसरी तरफ इमाद कुआवत से कहता है कि आज रात आपको कुछ और सबूत फैक्ट्री के खिलाफ मिलने वाला है। कुआवत नहीं चाहता कि इमाद इन सब में पड़े। इमाद कहता है कि ये फैक्ट्री मेरे घर से 10 कदम दूरी पर है। कल को अगर कुछ हो गया तो मेरे ही बस्ती वाले सबसे पहले मरेंगे। आज इमाद का नौकरी में पहला दिन था। वो स्टेशन मास्टर से मिलता है। स्टेशन मास्टर उसे एक टेस्ट देते हैं। वो इमाद से कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, पता लगाओ कि स्टेशन में कौन सी चीज फिलहाल काम नहीं कर रही। इमाद तुरंत बाहर जाके ढूंढने लगता है। वही स्टेशन मास्टर के पास विजया नाम की एक लेडी आती है। वो स्टेशन में साफ सफाई का काम करती है। विजया स्टेशन मास्टर को याद दिलाने आती है कि आज रात उसकी बेटी की लगन है। उसके जाते ही इमाद भाग के आता है और कहता है कि कम्युनिकेशन की गड़बड़ी है। स्टेशन मास्टर पूछते हैं कि ये तुम्हें किसने बताया, तो इमाद कहता है कि सारा आपके टेबल पर मैग्नेटोफोन रखा है और इसे तभी यूज किया जाता है जब कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो। इमाद की बात सुनकर स्टेशन मास्टर खुश हो जाते और निशातपुरा यार्ड में रात को 10 बजे उसका ड्यूटी लगा देते हैं। अब गैस लीक होने से 13 घंटा पहले हम बलवंत यादव नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे पुलिस 13 साल से ढूंढ रही है, जिस पर 27 चोरी और डकैती का आरोप है। उसका एक नाम भी दिया गया है, द एक्सप्रेस पंडित। वही उसकी नजर एक आदमी के ब्रीफकेस पर जाता है, लेकिन यादव भाई देखते हैं कि उनके चारों तरफ RPF खड़ी है। एक पुलिस यादव को पकड़ लेता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। फिर वो RPF की वर्दी पहनकर रेल सदन पहुँचता है और वहाँ के अकाउंटेंट से मिलता है। अकाउंटेंट भी उससे मिला हुआ था।
वो कहता है कि यादव भाई आप कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ क्योंकि पुलिस तुम्हें इस बार ढूंढ कर ही रहेगी। यादव कहता है कि इससे पहले मैं एक बड़ा हाथ मारना चाहता हूँ, तो मुझे सारे स्टेशन के अकाउंट दिखा। फिर यादव भाई की नजर पड़ती है भोपाल जंक्शन पर, जहाँ सबसे ज्यादा पैसा मिलने वाला है, 1,13,06,000 रुपए। अब रात हो जाती है। इमाद अपने काम पर निकलने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसके लिए साजिया भाभी की कॉल आती है। वो उनसे बात करता है। साजिया कहती है कि वो आप झांसी में है, भोपाल पहुंचने में देर हो जाएगी। इमाद कहता है कि कोई बात नहीं, साथ में खाना खाएंगे और आज रात सबूत मिल जाएगा, पूरा हिसाब लेंगे कार्बाइड से। यह हमें पता चलता है कि आंसर ही उसका पति था, जो उस फैक्ट्री में गैस लीक होने की वजह से मर गया था। फिर इमाद फोन रखता है और नफीसा से पूछता है कि कमरुद्दीन भाई साहब कर लेंगे ना। फिर नफीसा इमाद को अंदर ले जाती है और एक सेफ्टी मास्क दिखाती है, साथ ही कहती है कि ये छोड़ गए हैं हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए। नफीसा कमरुद्दीन की पत्नी है, जो अभी पेट से है। शादी के इतने सालों बाद उन्हें ये खुशी मिली है। फैक्ट्री में कमरुद्दीन चुपके से मेडिसन के ऑफिस में जाता है और वहाँ से प्लांट सेफ्टी असेसमेंट फाइल की फोटोकॉपी निकालता है और कुआंवज से बात करता है। वो कहता है कि मुझे सबूत मिल गया है, आप 2 घंटे में मेरे घर पर मिलो। फिर हम नाइट शिफ्ट के 2 लोगों को देखते हैं, एक थोड़ा पुराना है और दूसरा नया। सुपरवाइजर नए लड़के से पाइप की धुलाई करने को कहता है, पर ये लड़का थोड़ा नर्वस फील करता है। सुपरवाइजर कहता है कि तुझे कुछ सिखाया नहीं गया क्या? तो वो कहता है कि मेरी ट्रेनिंग सिर्फ 2 हफ्ते हुई है। सुपरवाइजर कहता है कि अब उतनी ही होती है, चल पानी चालू कर। पानी छोड़कर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। पानी सीधा पाइप से होते हुए MIC टैंक में जा गिरता है। गैस लीक होने से 3 घंटा पहले स्टेशन मास्टर अपना वादा निभाते हुए विजया के घर पर जाते हैं, उसकी बेटी को आशीर्वाद करने। विजया की बेटी सोहिनी, जो आगे चलकर IAS ऑफिसर बनने वाली है। स्टेशन मास्टर उसे शुभकामनाएं देते हैं और दोबारा स्टेशन चले आते हैं क्योंकि पंजाब मेल आने वाली थी। उधर इमाद अपने काम पर पहुंच जाता है और अपने सीनियर से मिलता है। वो इमाद से कहता है कि चल बेटा लोकोमोटिव इंजन स्टार्ट करके दिखा, तेरी असली ट्रेनिंग यहाँ होने वाली है। इमाद से इंजन स्टार्ट नहीं होती। फिर हमारे चाचा आते हैं और उसे स्टार्ट करके दिखाते हैं। चाचा कहते हैं कुर्सी की पेटी बांध ले बेटा, ये तेरी पहली रात है, कभी नहीं भूलेगा। लेकिन इन सबको क्या पता कि उनका अगला दिन होने वाला नहीं। फैक्ट्री में सुपरवाइजर को कोई आगाह करता है कि पाइप से पानी टपक रहा है और आग भी जल रही है, पर ये लोग इसे हल्के में लेते हैं और चाय पीने कैंटीन चले जाते हैं। स्टेशन मास्टर दोबारा स्टेशन में आते हैं, जहाँ उन्हें यादव भाई मिलते हैं। यादव भाई स्टेशन मास्टर को साइड में बुलाते हैं और कहते हैं वो आ रहा है एक्सप्रेस पेंडिंग आपकी तिजोरी की आरती उतारने, इसलिए आज की रात मुझे आपकी तिजोरी की सेवा करने दीजिए। स्टेशन मास्टर अकेला कुछ डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए वो यादव भाई से बाद में मिलने को कहते हैं। फिर यादव भाई जाके 2 भाई से मिलते हैं जो स्टेशन में गाना गाते हैं। एक का नाम मरकंड और दूसरे का नाम रतलू। यादव भाई उन्हें पैसे देते हैं। फिर उनकी नजर पड़ती है स्टेशन की तिजोरी पर, जहाँ स्टेशन मास्टर खुद अपने हाथों से पैसे रख रहे थे। उसके बाद स्टेशन मास्टर यादव भाई से मिलते हैं। वो उसे कहते हैं कि सिन्हा साहब आ रहे हैं, RPF चीफ, तब तक आप आके चाय वाय पीजिए। वही कम्युनिकेशन वर्कर प्रसाद से बात करते हैं। वो प्रसाद को बताते हैं कि टेम्पररी कनेक्शन लगाया है चेक करने के लिए, पर फाइनल कनेक्शन जोड़ने से पहले वॉइस कंट्रोल मोड्स ब्लॉक सब बंद करने पड़ेंगे। पर प्रसाद कहता है कि सबसे पहले ब्लॉक को फिट कर देना। फिर प्रसाद अपने घर के लिए निकल जाता है। अब गैस लीक होने में सिर्फ 9 मिनट बाकी था। फैक्ट्री के कंट्रोल रूम में अलार्म बजने लगता है। दास बाबू उसे देखने जाते हैं। सुपरवाइजर कैंटीन में भाषण दे रहा था कि ये फैक्ट्री चलने वाला नहीं, निकल लो यहाँ से। दूसरी टेबल में उसका वॉकी टॉकी पड़ा है, जिसमें दास बाबू उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। वही कमरुद्दीन अपने घर के लिए निकल रहा था। दूसरी तरफ दास बाबू उस MIC टैंक को चेक करने जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। उधर कमरुद्दीन को सिक्योरिटी रोकता है और दास बाबू से बात करवाता है। फिर कमरुद्दीन की नजर फैक्ट्री में जाता है, जहाँ से कुछ गैस लीक हो रहा था। ये देख वो अपना स्कूटर छोड़ के फैक्ट्री में भाग कर जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि तापमात्रा 100 डिग्री और प्रेशर 55 तक पहुँच गया है। तभी वहाँ सुपरवाइजर और उसका साथी दोनों आते हैं। सुपरवाइजर कहता है कि गैस को फ्लैट टावर पर डाल कर जला देते हैं। कमरुद्दीन कहता है फ्लैट टावर 2 महीने से बंद पड़ा है, अब तक उसमें जंग लग चुकी होगी। फिर कमरुद्दीन उस नए लड़के से पूछता है ये सब कैसे हुआ, तो वो लड़का कहता है कि हम पाइप की धुलाई कर रहे थे। कमरुद्दीन पूछता है कि कब से, तो वो कहता है कि 3 घंटे से। ये सुन कमरुद्दीन बुरी तरह से घबरा जाता है। कमरुद्दीन सुपरवाइजर से पूछता है कि मेटल डिस्क तो लगाया होगा। मेटल डिस्क वो होता है जब पाइप की धुलाई होती है तो उस डिस्क को दोनों तरफ लगाना पड़ता है, पर सुपरवाइजर को ये सब कहाँ पता। कमरुद्दीन समझ जाता है कि अब कुछ होने वाला नहीं, इसलिए वो दास बाबू से कहता है कि आप फैक्ट्री खाली करवाइए, और वो खुद पानी बंद करने चला जाता है। फैक्ट्री में लोगों का बुरा हाल है, सब इधर उधर भाग रहे थे। एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें सेफ्टी मास्क तक नहीं। कमरुद्दीन रुमाल गिला करके मुंह पर बांध लेता है। फैक्ट्री में हर तरफ भागदौड़ मची हुई थी। फिर कमरुद्दीन पानी बंद करता है। उसके बाद गैस को एक खाली टैंक में डाइवर्ट करने के लिए MIC टैंक तक जाता है। अब कमरुद्दीन की हालत भी बहुत खराब होती जा रही थी। फिर भी वो हर एक टैंक को चेक करता है, पर कोई भी टैंक खाली नहीं था, इसलिए वो चेन रिएक्शन को रोक लेता है
तभी उन टैंकों में से एक टैंक फट जाता है और कमरुद्दीन की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इस घटना से पूरा भोपाल अनजान था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है और यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप लोगों का अच्छा खासा प्यार मिलता है तो मैं इसका अगला एपिसोड जरूर एक्सप्लेन करूंगा।